अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेबीज़। रेबीज़ का सबसे पहले इन्होंने केस प्रेजेंट किया है कि 13-year-old बॉय हैज़ हिस्ट्री ऑफ डॉग बाइट ऑन हिज लेफ़्ट आर्म। ठीक है, बच्चे की जो लेफ़्ट आर्म है उस पर डॉग बाइट की हिस्ट्री है। 4 महीने गुजर चुके हैं, फॉर विच ही हैड गॉट नो ट्रीटमेंट, कोई उसके लिए इलाज नहीं हुआ। 4 महीने गुजर चुके हैं। अब जो है बच्चे को उसके लेफ़्ट शोल्डर में जो है ना हिस्ट्री है पेन की, लास्ट बहुत से दिनों से उसको पेन की हिस्ट्री है। अब उसने प्रेजेंट किया है फीवर के साथ, बच्चे को डिस्फेजिया भी है, मसल स्पाज़म, हेलुसिनेशंस भी हो रही हैं और एक्सेसिव स्लाइवेशन हो रही है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रेबीज़ का केस है। रेबीज़ क्या है? ये एक आरएनए, रेबीज़ वायरस जो है एक आरएनए वायरस होता है जो रैप्डोविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। आरएनए वायरस है, ठीक है, रैप्डोविरिडाई फैमिली। क्लासिक रेबीज़ वायरस जीनोटाइप 1 जो है वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेचुरली ये लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, मेनली कार्निवोर्स जो गोश्त खाने वाले जानवर होते हैं और जो चमगादड़ होते हैं बैट्स उनको। ठीक है, ये क्लासिक रेबीज़ वायरस उनको करता है, जीनोटाइप 1। अच्छा, वैसे इसकी ट्रांसमिशन जो है ना डॉग्स से होती है। मोर देन 90% जो ह्यूमन केसेस हो रहे हैं होते हैं उनमें डॉग की बाइट से ही ये ट्रांसमिट होता है। वैसे चमगादड़ और भी चीज़ें हैं लेकिन मोर देन 90 डॉग की वजह से, जब डॉग बाइट करे। तो कैसे होती है ट्रांसमिशन? देखिए, रेबीज़ वायरस जो होता है ना वो लार्ज क्वांटिटी में इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा में पाया जाता है। जिस जानवर को रेबीज़ है उसके सलाइवा में पाया जाता है। ठीक है, अब अच्छा वैसे अगर किसी जानवर को भी हो जाता है ना रेबीज़ तो वो भी बिल्कुल पागल होकर फिर मर जाता है, 10 दिनों में मर जाता है जब भी अगर उस जानवर को इन्फेक्शन होता है। लेकिन जब उसको इन्फेक्शन चल रहा है तो उन 10 दिनों में उसके सलाइवा में वो वायरस है, अब वो पागल कुत्ता बन जाता है और हर किसी को काटना शुरू कर देता है। वही कुत्ता पहले बिल्कुल सही था लेकिन अब सबको काटेगा, तो उसको पागल कुत्ता कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो है उसके सलाइवा में रेबीज़ वायरस है। तो रेबीज़ वायरस उनके सलाइवा में होता है। जैसे ही वो बाइट करते हैं या फिर रैबिड एनिमल स्क्रैच करेगा तो फिर वो जो ट्रांसमिशन हो जाएगी उसी वायरस की थ्रू द इनोकुलेशन ऑफ इन्फेक्टेड सलाइवा। ह्यूमन के स्किन में सलाइवा चला गया तो वायरस भी चला गया। तो आफ्टर बाइट ऑफ रेबीज़ इन्फेक्टेड एनिमल अबाउट 35 to 50% ऑफ द पीपल कॉन्ट्रैक्ट रेबीज़। ठीक है, हर किसी को अगर बाइट करते हैं रैबिड एनिमल तो नहीं हो जाता रेबीज़, बेशक वो एनिमल रैबिड है, इन्फेक्शियस है, लेकिन 35 to 50% को रेबीज़ होती है। फिर इसमें बहुत सी वजूहत हैं, जल्दी ट्रीटमेंट ले लिया, प्रिवेंशन, कहाँ पे बाइट किया है, सीएनएस से दूर बाइट किया है तो नहीं होगा, कम चांसेस है, तो इसलिए 35 to 50 को ही होती है। एक एस्टीमेट बता दिया। अब चांस ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो तब इंक्रीज़ होता है अगर विक्टिम ने मल्टीपल बाइट्स सफ़र किए हैं, बहुत जगहों पर उसको काट गया है, तो फिर जो है इसकी ट्रांसमिशन जो है उसके चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और भी फैक्टर्स हैं जैसे हमने आपको बताया, सीएनएस के करीब जिस तरह फेस पर अगर काट जाएगा तो ज़्यादा चांस है कि उसको रेबीज़ होगा बनिस्बत लिम्स के। अब पैथोजेनेसिस देखें, जैसे ही इनोकुलेशन हुई रेबीज़ वायरस क्या करेगा, स्लोली मसल के अंदर या स्किन के अंदर वहीं पे मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। अब यही रीज़न है कि इसका क्यों लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 से 3 माह लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। डॉग ने काटा था 3 माह पहले, क्लिनिकल फीचर्स अब आ रहे हैं 3 माह के बाद। तो इसीलिए क्योंकि ये स्किन में मसल में वहीं पे मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। फिर क्या होता है कि वायरस ना पेरिफेरल मोटर नर्व्स में एंटर करता है। जो पेशेंट की पर्सन की पेरिफेरल मोटर नर्व्स हैं, मोटर में याद रखें, एंटर करेगा मल्टीप्लाई होने के बाद। अब जो है इसकी रैपिड डाइसेमिनेशन हो जाती है, फैल जाता है थ्रू आउट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। क्या क्लिनिकल फाइंडिंग होगी? 1 से 3 माह के बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, फिर सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो अगर सिवियर किस्म का ज़ख़म हुआ था, हेड पे हुआ था, तो सिम्टम्स जो हैं 5 दिन के ही अंदर हो जाएंगे। वही बात जो मैंने आपको समझाई, क्योंकि सीएनएस के करीब है, मोटर नर्व्स में जाने उसमें टाइम लगता है। तो चेहरे पे ही काट दिया है, हेड पे ही काट दिया है, तो 5 दिन में ही क्लिनिकल फाइंडिंग मिल सकती है। तो रेबीज़ की याद रखें 2 मेन क्लिनिकल फॉर्म्स होती हैं। एक होती है इंसेफेलाइटिक रेबीज़, दूसरी पैरालाइटिक डम्ब रेबीज़। ठीक है, एनसेफेलाइटिक रेबीज़, फ्यूरियस रेबीज़ जो होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स करवाएगा। इसमें बुखार होगा, जिसको डॉग ने बाइट किया उसको बुखार भी हो रहा है,
गला ख़राब है, सोर थ्रोट, मलेज, हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग और वीकनेस हो रही है। ठीक है, जिस जगह पे काटा है उस जगह पे पैरेस्थीसियास और प्रूराइटस खारिश हो सकती है, जो कि पूरे उस अफेक्टेड लिम्ब तक एक्सटेंड कर सकती है, साइट ऑफ बाइट से लेके पूरी उस बाजू या उस टांग तक जहाँ पे काटा है। ठीक है, ये इंसेफेलाइटिक का मैं बता रही हूँ। फिर जो है क्या होता है कि सिम्टम्स जो है इंसेफेलाइटिस के डेवलप होना शुरू करेंगे। गुस्सा आएगा, एजिटेशन, डिप्रेस्ड मेंटेशन और ओकेजनली सीजर्स भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स अब शुरू हो रहे हैं। अच्छा, जो इसमें कार्डिनल साइंस होते हैं ना रेबीज़ के, वो होता है हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया, यानी हवा से भी इनको डर लगता है, खौफ आता है, पानी से भी इनको खौफ आता है, पानी देखने से, पानी की आवाज़ से डर लगता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, ये इंसेफेलाइटिक रेबीज़ में हो रहा है। तो इसमें होता क्या है, गुस्सा आएगा, पानी और एयर से एजिटेशन, गुस्सा आएगा तो उससे उनको चोकिंग होगी और एस्पायरेशन। एक्चुअली उनके जो फेरिंग्स, नेक और डायाफ्राम है ना, उनमें मसल्स जो भी हैं उनमें स्पाज़म आ जाता है। स्पाज़म होने की वजह से उनको चोकिंग होगी, एस्पायरेशन होगी। इवन उनको अगर प्यास भी लगेगी, जब हम उनको पानी दिखाएंगे भी, तो वो उनको इनके स्पाज़म की वजह से वो नहीं पी पाएंगे। ठीक है, हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया की वजह से। अच्छा, 1 से 2 दिन में ही हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, हॉस्पिटलाइज किया पेशेंट को, 1-2 दिन में ही ऑलमोस्ट ऑलवेज इसमें डेथ हो जाती है इंसेफेलाइटिक यानी फ्यूरियस रेबीज़ में। ठीक हो गया। दूसरी फॉर्म आती है पैरालाइटिक यानी डम्ब रेबीज़। एनसेफेलाइटिक में हमने कहा नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, फीवर, सोर थ्रोट, मलेज, हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग, वीकनेस। जहाँ काटा है वहाँ पैरेसीज़ या प्रूराइटिस पूरा एक्सटेंड करेगा। एनसेफेलाइटिस फिर डेवलप करेगा डिप्रेसमेंटेशन, एजिटेशन, सीजर्स, हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, स्पाज़म हो जाता है और डेथ हो जाएगी 1-2 दिन में। तो अब जो दूसरी फॉर्म होती है ना पैरालाइटिक या डम्ब रेबीज़, वो इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, वो लेस फ्रीक्वेंट है। उसमें सिर्फ फीवर होता है, असेंडिंग मोटर वीकनेस होती है उसमें। ठीक है, दोनों लिम्स को अफेक्ट करती है और क्रेनियल। ठीक है, पैरालाइटिक यानी डम्ब रेबीज़ में क्या हो रहा है, ये वैसे लेस फ्रीक्वेंटली होता है। इसमें असेंडिंग मोटर वीकनेस होती है, बुखार होगा और साथ में असेंडिंग मोटर वीकनेस होगी दोनों लिम्स में और क्रेनियल नर्व्स में। ठीक है, तो हम कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं इसकी, एक्चुअली रेबीज़ वायरस का आरएनए जो है वो हम स्लाइवा, स्किन और ब्रेन में डिटेक्ट करते हैं बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी हम जो है पीसीआर करते हैं, पेशेंट के स्लाइवा लेते हैं स्किन से, या ब्रेन तो जब डेड हो जाएगा तभी लिया जा सकता है। तो उसमें वो सैंपल लेके उसमें हम रेबीज़ वायरस का आरएनए ढूंढने की कोशिश करते हैं बाय पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, फिर हम डायग्नोस करते हैं कि भाई इसको रेबीज़ हुआ, उसके स्लाइवा, स्किन या ब्रेन से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर करते हैं। अच्छा, रेबीज़ स्पेसिफिक एंटीबॉडी भी डिटेक्ट होती हैं सीरम में या सीएसएफ के सैंपल में, लेकिन कुछ में डिटेक्ट होती हैं, सारे पेशेंट्स में हमें नहीं मिलती ये एंटीबॉडीज़, उनके सीरम या सीएसएफ में रेबीज़ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। अब मैनेजमेंट कैसे करें, रेबीज़ हुआ है, जो एनिमल रिजर्वायर है उसकी इम्यूनाइजेशन याद रखें। रूटीन रेबीज़ इम्यूनाइजेशन जो है पालतू डोमेस्टिक पेट्स की जो है इसको एलिमिनेट करेगी इन्फेक्शन को इन द डॉग्स। ठीक है, इससे डॉग्स में ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर घर में पाला हुआ है डॉग, मे बी उसको इन्फेक्शन हो गया हो, तो इसीलिए उनकी आम रूटीन में रेबीज़ इम्यूनाइजेशन की जाए। अब लेकिन किसी रेबिड एनिमल ने काट लिया, ये तो प्रोफाइलैक्सिस हो गई, लेकिन अब अगर किसी ने काट लिया है, अभी रेबीज़ डेवलप नहीं हुआ, अभी सिर्फ बाइट हुई है, आप जल्दी गए हॉस्पिटल, तो अभी बिल्कुल काटने के बाद पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होगी। सबसे पहले याद रखिए कि अगर एनिमल हेल्दी है, किसी भी डॉग ने काटा है, अभी वो रैबिट नहीं था, पागल कुत्ता नहीं था, जो है पागल कुत्ता दिखने में ही पागल होता है, सिर्फ भाग रहा होता है, ज़बान बाहर निकली होती है, सबको काट रहा होता है, भौंक रहा होता है। ठीक है, तो वो 10 दिन में मर जाता है। तो इसीलिए इसने कहा है कि अगर ऐसे किसी भी डॉग ने बाइट किया, आप हॉस्पिटल गए, तो अगर वो एनिमल हेल्दी है और 10 दिन तक अवेलेबल है, तो हम सिर्फ तब ही प्रोफाइलैक्सिस देंगे इस पेशेंट को अगर एनिमल साइंस ऑफ रेबीज़ शो करता है तब।
ठीक है। रेबीज़ की प्रोफाइलैक्सिस सिर्फ हम तब देंगे, डॉग ने बाइट किया है लेकिन वो डॉग अभी ज़िंदा है, 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन तक हमारे पास है, अवेलेबल है, डॉग को कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है डॉग को रेबीज़ नहीं है, ऐसे ही उसने काटा है, ठीक है। तो इसमें हम प्रोफाइलैक्सिस नहीं देते। प्रोफाइलैक्सिस सिर्फ तब देते हैं अगर अब एनिमल्स भी, वही एनिमल वही डॉग अब रेबीज़ के साइंस शो करना शुरू करेगा तो हम प्रोफाइलैक्सिस देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द 10th डे ऑब्जर्वेशन पीरियड, at the first sign of rabies in the biting dog or cat, treatment of the exposed person with RIG, human rabies immunoglobulin, and vaccine should be initiated. यानी इस 10 दिनों में हम उस एनिमल को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर उस एनिमल में रेबीज़ के साइन डेवलप होते हैं, जिसने बाइट किया वो बिल्ली थी या डॉग था, तो उसने अगर उसमें रेबीज़ के साइंस डेवलप हो रहे हैं तो फिर अब जो है हम इस पर्सन को, जिसको काटा है उसने, उसको अब हम जो है ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे और वैक्सीन्स भी इनिशिएट करेंगे, वरना हम नहीं देते, ठीक है। तो 10 दिन तक वो एनिमल ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। तो एनिमल जो है शुड बी यूथनाइज्ड इमीडिएटली एंड टेस्टेड, ठीक है। उस एनिमल को भी मार के और उसके ब्रेन से, जो मैंने आपको बताया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR, वो हम करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं। अगर एनिमल रैबिड है या हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये रैबिड हो सकता है, तो उस केस में हम इमीडिएट इम्यूनाइजेशन करते हैं और रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स रेकमेंड करते हैं अगर वो रैबिड है या सस्पेक्टेड है कि ये रैबिड है, ठीक है। वैक्सीनेट भी करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगाएंगे। पहला जो इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ना रेबीज़ की पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में, पेशेंट आपके पास आया है, सबसे पहले हमने उसके वूंड को थॉरोली क्लींस करना होता है। सोप वाटर में अच्छी तरह से, सोपी वाटर सफिशेंट होता है कि वो इनएक्टिवेट कर दे वायरस को, उसको धोएंगे ज़ख़म को। बाकी जो डिसइंफेक्टेंट्स है जैसे आयोडीन कंटेनिंग प्रिपरेशंस, ये वायरोसाइडल होती हैं, वायरस को किल करती हैं और ये भी यूज़ की जा सकती हैं। वैसे खाली सोप वाटर भी काफ़ी होता है, वायरस को किल कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। कॉस्मेटिक रिपेयर जो है वूंड का उसके बाद करेंगे, ठीक है, उसको सही से वूंड को कॉस्मेटिक रिपेयर करेंगे। एंटीबायोटिक्स और टेटनस के प्रोफाइलैक्सिस जो है ये भी याद रखें, टेटनस का भी लगाना है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स भी और टेटनस की प्रोफाइलैक्सिस अप्लाई करेंगे। सेकंड इम्पोर्टेंट अब जो स्टेप होता है ना रेबीज़ की पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में, वो होता है कि अब हमने पैसिव इम्यूनाइजेशन करनी है विद रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, वही जो मैंने ऊपर समझाया आपको कि इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाएंगे, वैक्सीन भी देंगे। तो ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन हमने 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से देना है, 20 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, फिर जितना भी वेट है बच्चे का। और एज मच ऑफ द डोज इज़ इन्फ्यूज्ड अराउंड द वूंड एज पॉसिबल, ठीक है। जो ज़ख़म हुआ है जहाँ पे उसने काटा है वहाँ पे हम ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाते हैं। बाकी जो रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन रह गई वो हम जो है ना इंट्रामस्कुलर मसल के अंदर लिम्ब में लगा देंगे, डिस्टेंट फ्रॉम द वन इंजेक्टेड विद किल्ड वैक्सीन। यानी एक जगह पे हमने वैक्सीनेशन भी तो लगाई है, एक तो हमने ज़ख़म पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाई, ठीक है, और थोड़ी सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स रह गई वो हम दूसरी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे हमने वैक्सीन नहीं लगाई। एक हमने देखिए वैक्सीन लगाई है, ठीक है, और एक हम इम्यूनोग्लोबुलिन लगा रहे हैं, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन को भी 2 जगहों पे लगा रहे हैं, ज़ख़म पे भी लगा रहे हैं और किसी भी इंट्रामस्कुलर अदर देन द वैक्सीन साइट, ठीक है। तीसरा अब इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है रेबीज़ की पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का, इम्यूनाइजेशन विद द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जो मैं आपको बता रही हूँ कि वैक्सीन भी लगानी है। तो वैक्सीन भी मसल में ही लगेगी लेकिन दूसरे मसल में अदर देन द इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट पे अगर वो लगाया तो लेफ़्ट पे लगा लें। इंट्रामस्कुलरली लगाएंगे 1 ml वॉल्यूम इन द डेल्टॉइड या फिर एंटीरोलेटरल थाई पे लगाएंगे 0 डे पे, फिर तीसरे डे पे भी यही वैक्सीन लगेगी, 7 डे पे, 14 दिन पे आफ्टर द प्रेजेंटेशन, ठीक है, 0, 3, 7 and 14। Injection into the gluteal area is associated with a less antibody response, so not used, ठीक है। ग्लूटियल एरिया में अगर हम लगाते हैं ना तो उसमें हमें इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, एंटीबॉडी रिस्पांस, इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि या तो एंटेरोलेटरल थाई पे लगाया जाए या डेल्टॉइड पे लगाया जाए वैक्सीनेशन ऑफ रेबीज़, ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी मैनेजमेंट थी, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस थी रेबीज़ की।
जिसमें हमने जो है 10 दिन तक पहले तो एनिमल को ऑब्जर्व करना है। अगर एनिमल रेबीज़ के साइन शो करता है तो ही हम प्रोफाइलैक्सिस देंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन देंगे। ठीक है, पेशेंट आया आपके पास रेबीज़ का, ज़ख़म को पहले धोना है, सही तरीके से साफ़ करना है सोपी वाटर के साथ या आयोडीनेटेड कंपाउंड्स के साथ, और उसके बाद जो है हम कॉस्मेटिक रिपेयर करेंगे वो उनका, एंटीबायोटिक और टेटनस की प्रोफाइलैक्सिस देनी है। फिर सेकंड स्टेप होता है इंपॉर्टेंट कि हम रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएं ज़ख़म पे भी और कहीं और मसल में भी, और दूसरा वैक्सीनेशन भी लगाएं। वैक्सीन फिर 0, 3, 7, 14 डेज़ पे लगेगी, डेल्टॉइड पे या एंटेरोलेटरल थाई पे। दैट्स इट, सिंपल सा टॉपिक था, रेबीज़ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है